ओके, तो एक दो लाइन में फिर से बोल देता हूँ। जो एंटी पॉजिटिविज्म है वो क्या करता है कि इंडिविजुअल के डायरेक्ट एक्सपीरियंस को, और जो कि एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। अब स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है और उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उस कॉन्टेक्स्ट बदलेगा तो उसका एक्सपीरियंस भी बदल जाएगा। जैसे अ, अगर कोई आदिवासी समुदाय था जो पहले इस रिमोट में रहता था, मान लीजिए जंगल के सीमांत एरिया में रहता था, तो उसका अपना जो भी कल्चरल ट्रेडिशन था वहाँ वो जैसे फॉलो करता था। अब वे ही परिवार शहर आ चुके हैं, शहर में अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं और वो इकट्ठा हो रहे हैं उस पर्टिकुलर सेम जो वो ट्रेडिशन फॉलो करते थे या फेस्टिवल्स मनाते थे उसके लिए फिर से दोबारा इकट्ठा हो रहे हैं। तो अब एक कॉन्टेक्स्ट जो है, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट जो है सो बदल चुका है। काम वही करेंगे, डांस वही करेंगे, गीत वही गाएंगे, कहानियां वही सुनाएंगे, रिचुअल्स वही करेंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है। और कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है इसलिए उन इंडिविजुअल्स का जो एक्सपीरियंस है वो बदल जाएगा, बदलेगा ही, नहीं बदलने का सवाल नहीं है। जो विलेज साइड में या इंटीरियर में जंगल के सीमांत पर जब वो रहते थे, जब उनकी उनका जीवन सीधे सीधे जंगल और उसके आसपास की चीज़ों पर आधारित था, उस समय उन रिचुअल्स का जो मीनिंग था उनके सामने एक लाइव एक्सपीरियंस के रूप में था। अब जो कम से कम जो उसकी नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी के लिए भले ही ये नहीं हो, लेकिन जो नई पीढ़ी है, उसको सेम टू सेम वैसे ही एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी, जैसे पुरानी पीढ़ी ने उसको किया था। क्योंकि जो नई पीढ़ी है, अब वो शहर में संभव है उसका जीवन का अधिकांश हिस्सा एक शहर में बीता है और उसके एक्सपीरियंस का अधिकांश जो चीज़ें हैं, जो कि जिसने उन रिचुअल्स का, उन गीतों का, उस नृत्य का इन सारी चीज़ों का निर्माण करना किया था, उसका उसका वो आधार थी, उससे उसका परिचय अब बहुत दूर का है, उससे उसका परिचय ही नहीं है। तो इसलिए वो सब पलाश के पत्ते और ये सब चीज़ें जो हम लोग भी अभी मैरिज और इन सब चीज़ों में काम करते हैं, हमें कुछ उसका मतलब समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं, क्या क्यों हम आप देखते हैं विवाह में पलाश और एक और किस कौन से पेड़ का विवाह कराते हैं, कोई कुछ कराता है। तो ये पता नहीं है कि ये क्या है, क्यों है, कोई नहीं जानता है। क्योंकि हम लोग वहाँ से उस चीज़ को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। जब हम जंगल में रहते थे, हमारे पूर्वज, हमारे अपने लिनिएज में जो पूर्वज हमारे थे, वो जब जंगल में रहते थे तो उन्होंने वहाँ उस समय कुछ किया हो। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट बदलेगा तो अब हम हमारे लिए ये कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है। अब हमारे लिए वो मीनिंगलेस हो चुके हैं या एक तरह से नेचर से जुड़ने का नेचर के सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि हम हमारा जो रिचुअल है वो अभी भी नेचर से जुड़ा हुआ है, हम उसको जोड़ के रखना चाहते हैं। तो हमारे लिए अब ये इन्वायरमेंटलिज्म हो गया, जहाँ वो एक एनवायरनमेंट बेस्ड एंड नेचुरल लाइफ़स्टाइल था, अब ये हमारे लिए क्या हो गया, एनवायरमेंटलिज़्म हो गया। अब हम इसके पैरोकार हो गए। हम इसकी वकालत कर रहे हैं, जहाँ हम ये कह रहे हैं कि हमारे हमारे जो रिचुअल्स हैं, वो नेचुरल चीज़ों से अभी भी जुड़े हुए हैं। तो ये होता है कॉन्टेक्स्ट का चेंज होना और ज़ाहिर है उसके हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस चेंज हो गया। जहाँ हमारे पूर्वजों का उस पलाश के पेड़ से आत्मिक लगाव रहा होगा, वहाँ हमारे लिए अब एक बौद्धिक प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग एक ऐसी परंपरा में को लेके चल रहे हैं, जो कि हमारा पर्यावरण के साथ हमारा संबंध जोड़ता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट का इम्पोर्टेंस हुआ। अब ये जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है या एंटी पॉजिटिविज्म है, इसमें बहुत सारे चीज़ें आती हैं। ये कोई एक वन धारणा नहीं है। जैसे कि यहाँ 2 देखिए, 2 चीज़ों का नाम दिया हुआ है, पोस्ट मॉडर्निज़्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़्म। अभी मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊँगा।
आगे इसकी हम लोग दूसरे दिन इसकी चर्चा करेंगे। ये सब चीज़ें एक दूसरे चीज़ों को, ये सारी जो पोस्ट लगी चीज़ें आप देखेंगे आजकल बहुत सारी चीज़ों में पोस्ट लगाने का फैशन चला हुआ है और हर चीज़ में पोस्ट लगता है। तो पोस्ट का मतलब है कि जो पहले से स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर था, उस बड़े स्ट्रक्चर से निकल करके हम लोग उसको क्या करते हैं कि उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जो उसका मीनिंग निकल रहा है, उस पर हम लोग उसको आधारित करते हैं। इसका इतना ही एक जनरल अर्थ है, जिसमें बहुत सारे फिलोसफर्स इसमें एक्टिव हैं और ये खास करके साइकोलॉजी के फील्ड में, फिलोसफी के फील्ड में, सोशियोलॉजी के फील्ड में ये सब चीज़ें उभर के आ रही हैं। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है साइकोलॉजी में, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। आपने इसके बारे में अपने कार्ल रोजर के बारे में आपने पढ़ा होगा, हम लोग भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग साइकोलॉजी में आएंगे। ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है, ये जो पहले जो फ्रायड का या अभी भी कॉग्निटिविज्म है, ये सब लोग, फ्रायड ने भी साइकोलॉजी के साइंटिफिक होने का, स्ट्रांगली साइंटिफिक होने का दावा किया था और उसने नियम खोजने की कोशिश की थी, जिससे कि एक जनरल नियम खोजने की कोशिश की थी, जनरलाइजेशन की कोशिश की थी, जिससे कि ह्यूमन साइक को डिफाइन किया जा सके, उसको समझा जा सके। अभी भी जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, वो ब्रेन कैसे काम करता है, हमारे इमोशंस से लेकर के थॉट प्रोसेस, सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसको समझने के लिए जो मस्तिष्क से संबंधित शोध कार्य हो रहे हैं, उन सबको मिला करके और इस चीज़ उसके साइंटिफिक व्याख्या करने की कोशिश करता है। तो इससे अलग होते हुए जो ये धारा है, जो हम लोग अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, उसका साइकोलॉजी में उसका जो रूप है, उसका एक रूप ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है। कार्ल रोजर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है और ये बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, है ना, बिहेवियरिज्म भी था, स्किनर साहब और दूसरे लोग थे, तो उन लोगों ने जो केवल ओवर्ट बिहेवियर पर फोकस किया और साइको एनालिसिस ने कोवर्ट बिहेवियर पर फोकस किया। और साइको एनालिसिस ने फ्रायड और उसके जो अनुषंगी हुए, उन लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि क्या हमारे माइंड का कोई सिद्धांत बन सकता है, और बिहेवियरिस्ट ने ये जानने की कोशिश की जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसका कोई हम लोग उसको थ्योराइज करके जनरल रूल निकाल सकते हैं। उसके जगह पर अब ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, बीएड एमएड दोनों में ये इसकी चर्चा हुई है, कि अब वो पूरे पर्सन पर जोर देता है और पर्पसफुल एक्टिव होकर के पूरे पर्सन पर जोर देते हुए उसको पॉजिटिव, पर्पसफुल एंड एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के नज़रिए से, या उसमें ये क्या है उसको समझने की कोशिश करता है, पूरे व्यक्ति को समझने की कोशिश करता है। उसके अंदर क्या सकारात्मक धारणाएं हैं, वो किस उद्देश्य से काम कर रहा है, उसके अंदर और कौन सी विशेषताएं हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहा है, ना कि वो अपने फ्रेमवर्क में उसको समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे जब आप साइको एनालिसिस के सेशंस के बारे में टीवी पर भी आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि वो क्या करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड में जाकर के आपके उन चीज़ों को खोज के लाने की कोशिश करते हैं जो कि आपको ट्रबल में डाल रही हैं। उसकी जगह पर आपने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि ये क्या करता है कि जो आप में पॉजिटिव है, जो आप में पर्पसफुल है, उस पर फोकस करके आपके पूरे अटेंशन को उस तरफ ले जाता है, ताकि आपकी जो नेगेटिविटी है वो अपने आप वीकेन हो जाए, आपके अटेंशन को आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट पर, डायमेंशन पर उसकी ओर ले जाए। तो ये है कि जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, वो लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल से निकलता है और उसका उसके ऊपर ही वो अपना फोकस करता है। जब दूसरे इसके ग्रुप की बात करें, जैसे सोशल साइकोलॉजी की बात करें, उसमें
जो इंडिविजुअल है उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में उसके जो इंटरेक्शन हो रहे हैं उस पर ये फोकस किया जाए, कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर इंटरेक्शन, इसको समझने की कोशिश किया। यहाँ साइकोलॉजी में उसके इंटरनल पॉजिटिव और इंटरनल पर बात हो रही थी। अब यहाँ जो सोशल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी में कहाँ बात हो रही है कि उसके इंटरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इंडिविजुअल को समझा है। और उसमें इस बात पर जोर है कि जो सोशल एपिसोड्स हैं उस पर फोकस किया जाए, न कि कोई नॉर्म खोजने की कोशिश नहीं की जाए। यानी जैसे मैरिज एक सोशल एपिसोड है जिसमें योग्य वर वधू से शुरू करके सोशल सामाजिक मान्यता लेने से लेकर के उसके पूरी प्रक्रिया को पूरा करना एक पूरा एपिसोड है। एजुकेशन में किसी एक पर्टिकुलर डिग्री के लिए आप जाते हैं तो वो पूरी डिग्री लेने की प्रक्रिया एक एपिसोड है, वो एक सोशल एपिसोड है। और उसका जो नेचर है वो डायनामिक है, वो बहुत परिवर्तित होता रहता है। आप सब आप में से जिन लोगों को पढ़ाने का अनुभव होगा उनको पता होगा कि जब आप जाते हैं तो आपके एक बैच से दूसरे बैच में आपको अलग अलग अनुभव होता है। एक बैच में जो काम कर रहा था वो दूसरे बैच में काम नहीं करता है। पिछले बैच में बहुत अच्छे से काम किया था, जो काम आपने वो कराया। अब आप कहते हैं कि ये बैच अच्छा नहीं है, हमारा तो पिछला बैच अच्छा था, उसने तो ये किया वो किया, बहुत सारे काम किए, अब ये वाले बैच में तो बस बहुत मुश्किल हो रही है। तो क्या है कि हर एक बैच का इंडिविजुअल्स अलग है। अब ये इंडिविजुअल्स अलग हैं तो उसके हिसाब से उनका जो सामूहिक व्यवहार है वो भी डिफरेंट होगा। इसलिए आपने पीछे जो अपने जितने भी पेडागोगिक कंक्लूजन्स अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं, इस काम को ऐसे करने से सक्सेस होता है, बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं और सब जगह काम करता है, तो आप अभी भी उसी पॉजिटिविस्ट डायमेंशन में फंसे हैं, जो कि ये मानता है कि हमने कुछ नियम निकाल लिया है, जनरल नियम, और उसको हर बैच आएगा उस पर लागू कर देंगे। लेकिन ये इंटरप्रेटिव है, ये बैच ये देखता है कि ये दृष्टिकोण ये देखता है कि इस बैच में कौन से लोग आ रहे हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, उनका नज़रिया क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से एजुकेशन को लेना चाहते हैं। और फिर जो डायनामिक्स है वो अलग अलग तरह से डेवलप होता है क्लासरूम के अंदर। जो ग्रुप है, ग्रुप में लीड करने वाला कौन है, उस क्लास में लीड करने वाले लोग क्या ओपिनियन रख रहे हैं, एक दूसरे के ओपिनियन को कितना प्रभावित कर पा रहे हैं, क्या डिमांड होना चाहिए, वो टीचर के बारे में क्या परसीव कर रहे हैं। हर हर बैच का अपने टीचर के बारे में परसेप्शन अलग अलग होता है। ये टीचर ये चाहता है, वो टीचर वो चाहता है। अ, उनका परसेप्शन आप अगर उसका सर्वे करें तो ये इसलिए एक अपने आप में बहुत ही एंथ्रोपोलॉजिकल घटना परिघटना आपके सामने घटती है। जब एक बैच से दूसरा बैच आता है तो वो उसमें आप अगर उसके एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो उनके लिविंग जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इनका एपिसोड उनके एपिसोड से बिल्कुल अलग होगा। एक बैच होगा जो कि एकदम अलग तरह से आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, दूसरा बैच होगा जो आपसे बिल्कुल अलूप रहना चाहेगा और बिल्कुल अलग अलग तरह की चीज़ों को जानना चाहेगा। तो ये हमारे रियलिटी से संबंधित है। तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि मैंने सफिशिएंटली आपको बता दिया है उसका कॉन्टेक्स्ट। अब मैं सीधे इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स पर आता हूँ, क्योंकि हमें इसको कंप्लीट भी करना है। अ, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब कि जिस तरह से हमने वहाँ पर की पॉइंट्स देखे थे उसके, उसी तरह से यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। जैसे पॉजिटिविज्म में हमने उसके जो सैलिएंट फीचर्स थे उस पर हमने फोकस किया था, वैसे ही यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। तो पहला जो कि कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या कहता है कि पीपल आर डेलिबरेट एंड क्रिएटिव इन देयर एक्शंस, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग इन एंड थ्रू देयर एक्टिविटीज। इस बात को रिकॉग्नाइज करना कि लोग सक्रिय रूप से अपना जो भी वो एक्शन लेते हैं वो जैसा कि पॉजिटिविज्म में माना जाता है कि सोशल नॉर्म के में बंधे हुए होके कर रहे हैं, उसकी जगह पर
ये एक डेलिब्रेट और क्रिएटिव एक्शन होता है, और जिसके थ्रू थ्रू एंड थ्रू मतलब शुरुआत से लेके अंत तक वो उसकी मीनिंग मेकिंग करते चलते हैं, और उसके उसमें वो अपना क्रिएटिविटी लगाते चलते हैं। जैसे हम ट्रेडिशनल मैरिज की बात करें, हम जैसे अभी उदाहरण दिया थोड़ी देर पहले, ट्रेडिशनल मैरिज का स्टेप्स बिल्कुल क्लियर है। जो घर के बड़े लोग हैं वो अपने तय करेंगे, अपने लिए वो देखेंगे कि कौन योग्य है, कौन सबसे सुटेबल ब्राइड या ग्रूम है। फिर उनके आपस में कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, ये सब चीज़ें हैं वो सब तय होती हैं। फिर वो सब तो आपको लगेगा कि नॉर्म तो सेट है, ये तो सदियों से वही प्रक्रिया प्रक्रिया चली आई है, उसी तरह से तो ये हो रहा है, इसमें क्या अलग। लेकिन आप देखेंगे जो उसके पार्टिसिपेंट हैं वो दोनों चीज़ें करते हैं। वो अपने ट्रेडिशन को एक तो फिर से रीइन्वेंट करते हैं। रीइन्वेंट का मतलब है कि आ, वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं स्कूल जाके सीखी है। वो सारी बूढ़ी महिलाएं इकट्ठी होती हैं या सीनियर महिलाएं इकट्ठी होती हैं, उनसे मशवरा किया जाता है कि भाई ये काम, ये कौन सी विधि होगी, तो उसके बाद कौन सी विधि होगी। तो वो विधि का क्रम तय होता है, और उसमें मेमोरी एंड फॉरगेटिंग का बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होता है, जिसमें कि अंतिम मोमेंट में लोगों को याद आता है कि अरे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट विध होता था इस समय, और ये तो छूट गया है। तो आप देखेंगे कि वो डायनामिक्स बिल्कुल अलग तरह से चलता है। ये नॉर्म मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक्चुअल में काम करता है वो बड़ा ही अलग तरीके से काम करता है। वही जो विधियां हैं वो होती हैं। अब उस विधि नहीं हो सकती, भाई हम नई परिस्थिति में है, तो उसका वो विकल्प खोजते हैं, अच्छा इस तरह से कर लो या इतना कर लो, ऐसे कर लो। तो वो महिलाएं जो जितना क्रिएटिविटी उस समय दिखाती हैं कि उस विधि को हमने कर लिया संतोषजनक रूप से, हमें आपको सबको संतुष्ट है कि हाँ हमने उसको पूरा कर लिया, तो वो एक पूरा क्रिएटिव एक्सपीरियंस होता है ना। वो गीत वही गाए जाते हैं, लेकिन वो गीत को गाने वाले लोगों का जो ग्रुप बनता है, वो ग्रुप आपस में जो इस तरह से इंटरेक्ट करता है, कहानियों के बीच में थोड़ी देर कहानियां चलती हैं, फिर गीत गाए जाते हैं, फिर थोड़ा हंसी ठट्ठा होता है। तो एक पूरा उसमें जो एक डेलिब्रेट और क्रिएटिविटी है वो साथ साथ चलती रहती है। तो ये इस बात को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो सिचुएशंस हैं वो फ्लूइड है, इवॉल्विंग है, और कॉन्टेक्स्ट के द्वारा ये इन्फ्लुएंस होता है ना। फ्लूइड का कहने का मतलब क्या है कि ये पहले से ही कॉन्क्रीटाइज ढांचा बना हुआ नहीं है। ये ढांचा हम लोग बनाते हैं, हम लोग उसको शेप देते हैं, और इवॉल्व करता है एक डायरेक्शन में की ओर, वो एक परिणति की ओर जाता है। और जो कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो बनता है। जैसे मान लीजिए हम मैरिज को ही हमने पकड़ रखा है, पता नहीं क्यों पकड़ रखा है, इसका भी कुछ साइकोलॉजिकल कारण होगा, जो भी कारण हो। तो मैरिज की बात उदाहरण मुझे आता है कि अचानक से मान लीजिए कि मैरिज को हमने डेस्टिनेशन वेडिंग रख दिया। अभी डेस्टिनेशन वेडिंग है, मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है और आपने इसको थाईलैंड में रख दिया। अब आप थाईलैंड चले गए, अब आपको वो पेड़ नहीं मिलेंगे जो कि बहुत सारे रिचुअल्स में उनको उसकी जरूरत पड़ती है। अब वो पेड़ नहीं मिलेंगे, तो आपको कुछ करना होगा उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो आपको वहाँ फ्लूइड होना होगा, आपको कुछ इवॉल्व करना होगा कि हमारे रिचुअल्स भी हो जाए, ये काम भी हो जाए। आप कुछ करेंगे उसका, कुछ लोग कहेंगे ठीक है मोबाइल पर वहाँ पर पीछे हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनको कहा जाए कि इसका एक मोबाइल से उसका वीडियो या एक लाइव सिचुएशन में वहाँ रखा जाए, और हम लोग मान लें कि हम लोग उसी पेड़ के नीचे हैं जिस जो मोबाइल से जिसका चित्र आ रहा है। तो इस तरह का बहुत कुछ चीज़ें लोग करते हैं। तो उसको एक्नॉलेज करना कि कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होकर के और फ्लूइड होता है, इवॉल्व करता है नए सिचुएशन, है ना। एम्फेसिस ऑन यूनिकनेस एंड नॉन जनरबिलिटी। अब ये एकदम सीधे सीधे इसलिए इसको कहते हैं कि एंटी पॉजिटिविज्म। जनरबिलिटी इसकी हो ही नहीं सकती है ना। ये यूनिक है, इंडिविजुअल है। जो इवेंट्स है, एक मैरिज दूसरे मैरिज के बिल्कुल बराबर हो ही नहीं सकता है। लोग बदल गए हैं, कुछ लोग सेम है, लेकिन लोगों का सिचुएशन बदल चुका है। तो सेम लोग भी अब एज एज बीत चुका है, समय बीत चुका है। या मान लीजिए एकदम एकदम कॉन्सिक्वेंट शादी है, लड़की की शादी करके लड़के की शादी कर रहे हैं, एक लड़की की शादी करके दूसरे लड़की की शादी कर रहे हैं बहुत कम अंतराल पर, फिर भी अब यू आर नाउ वन मैरिज वाइजर। आप एक वाइज हो चुके हैं, आपको एक मैरिज का अनुभव हो चुका है, तो चीजें बदल चुकी हैं।
तो ये जनरलाइज नहीं किया जा सकती, हर चीज यूनिक है। कमिटमेंट ऑफ स्टडिंग द सोशल वर्ल्ड इन नेचुरल स्टेट विदाउट रिसर्चर इंटरवेंशन, है ना। जो सोशल वर्ल्ड है उसको नेचुरल, जो उसका अपना नेचुरल है उसके स्टेट में रहने दीजिए। आप जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसमें मैनिपुलेट करते हैं, कुछ चीज को कंट्रोल करते हैं और कुछ चीज को फ्री छोड़ते हैं, ऐसा नहीं। कुछ चीज में आप अपना चेंज लाते हैं, कुछ चीज को कंट्रोल रखते हैं, वो सब नहीं कीजिए। आप जो नेचुरल स्टेट में जो चीजें हो रही हैं उसको होने दीजिए और उसी तरह से उसकी स्टडी कीजिए, पॉजिटिविस्ट मत होइए। ये इनका डिमांड है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इवेंट एंड सिचुएशन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ये तो हमने समझ लिया है, जो पार्टिसिपेंट है उसके पर्सपेक्टिव से ही समझना है। और लास्ट में मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एंड पर्सपेक्टिव, रिकॉग्नाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मल्टीप्लिसिटी यहाँ एग्जिस्ट करेगी, बहुतायत होगी, विविधता होगी। अब इसमें देखिए कि जो आइडिया है इसको, उसी को जो पीछे हमने अभी डिस्कस किया उसी को थोड़ा विस्तार से यहाँ दिया हुआ है। हम ज़्यादा इसको नहीं देंगे, बस एक बार हम उसको पढ़ देता हूँ, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि लोग जो हैं सो इंटेंशन के साथ किसी चीज़ को करते हैं और अपने एक्शन को करते हुए उसका मीनिंग बनाते चलते हैं। अ, अपना जो वर्ल्ड एक्ट, उनका जो संसार होता है उसको वो क्रिएट करते हैं, है ना, अपना वो बनाते हैं, है ना। उसके पैसिव फॉलोअर्स ऑफ रूल्स वो नहीं होते हैं। तीसरा है सिचुएशन हमेशा चैलेंजिंग होता है, चेंजिंग होता है, बदलता रहता है। और जो चेंज होने के हिसाब से ही हमारा बिहेवियर बनता है और बदलता है। अ, जो हर पर्सन है अलग अलग सिचुएशन में वो यूनिक तरीके से व्यवहार करता है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। जो सोशल वर्ल्ड है उसको चेंज किए बिना हमें उसे स्टडी करनी चाहिए, उसके प्रति हमें ट्रू रहना चाहिए कि जैसा वो है वो वैसा ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम अपने चश्मे से, अपने कल्चरल चश्मे से नहीं देख रहे हैं, सही गलत जजमेंटल नहीं हो रहे हैं, ये सब नहीं है। अ, जो भी घटनाएं हो रही हैं उस सिचुएशन में, उसको जो लोग होते हैं वो उस परिस्थिति के हिसाब से एक्ट करते हैं, उस पर सोचते हैं और एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जो भी उसका क्या कंसेक्वेंस होता हो सकता है उसको सोच करके रिएक्ट करते हैं। एक सिंगल इवेंट को बहुत तरह से समझा जा सकता है। सोशल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं इसके। तो कुछ घटनाएं इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि उसको सिंप्लीफाई किया ही नहीं जा सकता है, उसका हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होगा, उसको सही रूप से समझना होगा। रिसर्चर अपने पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि जिनका वो अध्ययन कर रहा है उनके पर्सपेक्टिव से उसका अध्ययन करना चाहिए। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इसको इसी चीज को फिर से साइंस में, ये रिसर्च में बहुत ही इतने सारे तरह के टर्म्स आ गए हैं, हालांकि उनका मीनिंग बहुत ही ओवरलैपिंग। अब ये यहाँ देखिए, एक नॉर्मेटिव पैराडाइम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पॉजिटिविस्ट नजरिए से जो स्टडी की जाती है उसके लिए ही ये टर्म भी इस्तेमाल होता है। अब आप कहेंगे नाम क्यों बदल दिया, तो अलग अलग सिचुएशन में जो रिसर्चर्स थे वो अलग अलग टर्म्स का यूज कर रहे हैं। अब एक ही समय में मान लीजिए यूरोप में एक तरह की स्टडी हो रही है, अमेरिका में दूसरी तरह की स्टडी हो रही है, तो अभी की तरह से संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब क्या होता है कि यहाँ के स्टडी करने वालों ने ये टर्म उनको अच्छा लग गया, नॉर्मेटिव पैराडाइम, तो वो उन्होंने यूज कर लिया। दूसरे जगह के लोगों को पॉजिटिविज्म अच्छा लग गया तो उन्होंने यूज कर लिया। अब आज के बच्चों को पढ़ने का वो हेडेक हो गया कि भाई ये क्या है, ये क्या चक्कर है। इसलिए ये जानते रहना है कि कौन सा टर्म जो है सो एक दूसरे से रिलेटेड है, सिमिलर है या सेम है, ये सब चीज समझते रहना है। और उसके मीनिंग में भी थोड़े थोड़ा इस पर, अब जैसे कि यहाँ पैराडाइम लगा हुआ है, हम लोग पैराडाइम की बात कर रहे हैं, पॉजिटिविज्म में एक पैराडाइम है। पॉजिटिविज्म जो पैराडाइम है उसको हम लोग नॉर्मेटिव पैराडाइम के रूप में भी समझ सकते हैं।
जिसमें कि हमने कल ही देखा था कि बिलीव्स दैट कि ह्यूमन बिहेवियर है जो रूल फॉलो करता है ना, सेट ऑफ गाइडेंस है, गाइडलाइंस है जो सोसाइटी के द्वारा दिया गया है, उसको फॉलो करता है। और हम लोग जब स्टडी कर रहे हैं तो वो उसी रूल को पकड़ना और उसको जनरलाइज करना, ये हमारा काम होगा। दूसरी बात क्या है कि जो जो बिहेवियर है जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, वो हम उसी तरह से उसका स्टडी कर सकते हैं जैसे कि नेचुरल साइंस में हम मैटर के बिहेवियर का या एनर्जी के परफॉर्मेंस का स्टडी कर सकते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग जनरल लॉ बना सकते हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। ये नॉर्मेटिव पैराडाइम है। आपको लगेगा कि कल भी हमने इसके बाद इसकी ही यही बात की थी, लेकिन उस समय हम पॉजिटिविज्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, अभी हम नॉर्मेटिव पैराडाइम का बात कर रहे हैं। तो ये दोनों टर्म जो है तो बिल्कुल सेम है, अलग अलग परिस्थिति में इसका टर्म का ये, इसलिए मैंने यहाँ इसको आपके सामने रख दिया, या कोई कंफ्यूजन इससे नहीं होना चाहिए। इंटरप्रेटिव पैराडाइम इसका उलट है। अभी तक हमने जिन बातों की चर्चा की उसको इंटरप्रेटिव पैराडाइम कहते हैं। तो अभी इसको हम विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है। अभी जितनी बातें हमने ऊपर चर्चा की है वो सारी की सारी बातें इसके अंदर आती हैं। यहाँ पर कोई यूनिवर्सल लॉ खोजने की बात नहीं है। ये सारा कुछ क्या है, इस सिचुएशन पर और इंडिविजुअल मीनिंग मेकिंग पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से ही यहाँ पर वो सब काम होते हैं। अब ये कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में इनका अंतर किया हुआ है। जैसे कि बिहेवियर और एक्शन की जब बात आती है तो जो पॉजिटिविस्ट है वो कहेंगे कि कोई पास्ट स्टिमुली है, जैसे कि हम जानते हैं कि किस प्रकार से एजुकेशन दिया जाना चाहिए। जैसे कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मनोहर पोथी हर पिता को याद आता है या माँ को याद आता है कि हमने बचपन में मनोहर पोथी पढ़ा था। तो बच्चा जब 2.5 साल का हो जाता है तो मनोहर पोथी कहीं फुटपाथ पर या किसी दुकान से खरीद के लाते हैं मनोहर पोथी पढ़ने के लिए। तो किसी की किताब स्कूल में नहीं चलता है, लेकिन मनोहर पोथी एक ऐसी किताब है जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी कल्चरल थाती है। तो ये हम काम कर रहे हैं पास्ट स्टिमुली पर, है ना। वो उस तरह से ये जो हमारा बिहेवियर है वो पुराने हमारे अनुभव पर आधारित है। उसी तरह से हम अगर बात करें कि इंटरैक्टिव इंटरप्रेटिव अप्रोच में है तो उसमें जो बिहेवियर होगा वो हम फ्यूचर, हम क्या सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में उस पर आधारित है ना। वहाँ पर जो बिहेवियर है वो चेंज करता है। जो इंटरप्रेटिव अप्रोच है वो पास्ट स्टिमुली पर के आधार पर नहीं, वो ये इस बात पर काम करेगा कि अभी जो व्यक्ति मनोहर पोथी खरीदने गया वो क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्यों मनोहर पोथी खरीदने गया, उसने क्या सोचा, इसको पढ़ के बच्चा क्या क्या सीख लेगा। तो वो ये जानने की कोशिश करेगा। वो इतने इतने से वो नहीं मान लेगा कि भाई क्योंकि हमारे हो सकता है हमारे पिता ने, हमारे दादा ने, सबने मनोहर पोथी पढ़ा था इसलिए अब पोते को भी पढ़ना चाहिए, इसलिए ये ले आया है, तो पॉजिटिविस्ट इतना मान के चुप हो जाएगा, छोड़ देगा। लेकिन जो इंटरप्रेटिव अप्रोच है वो जानना चाहेगा कि पिता क्या सोच रहा है, क्यों मनोहर पोथी खरीदने की। उसी तरह से थ्योरी की बात आती है तो आप लोग पहले से जानते हैं कि जनरल थ्योरी बनाया जाता है नॉर्मेटिव में, और जबकि यहाँ पर जो थ्योरी बनाई जाती है उसके लिए हमेशा कॉन्टेक्स्ट होगा, स्पेसिफिक सिचुएशन होगा, और जिन लोगों पर ये लागू किया जा रहा है ये सारे लोग इम्पोर्टेंट होंगे, है ना। वो थ्योरी बनेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ थ्योरी नहीं बनती है, थ्योरी बनेगी, लेकिन वो थ्योरी क्या करेगी, उस स्पेसिफिक सिचुएशन में जो लोग हैं उनके एक्शन को समझने और समझाने में हमारी सहायता करेगी। जस्ट अ मोमेंट, आई कम बैक बाय आफ्टर आंसरिंग द डोर।
ओके, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरप्रिटेशन। जो इंटरप्रेटिव रिसर्चर होता है वो क्या मानता है कि ह्यूमन बिहेवियर इंटेंशनल है और अपने सिचुएशन को हर इंडिविजुअल इंटरप्रेट करता है, अपने अपने नज़रिए से इंटरप्रेट करता है। और इसका मतलब ये होता है कि रिसर्चर को क्या करना चाहिए कि जो व्यू पॉइंट है पार्टिसिपेंट का उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। इमर्जेंट थ्योरी, जो इंटरप्रेटिव अप्रोच रिसर्च है उसमें थ्योरी जो है सो इमर्ज करती है, जबकि वहाँ पर क्या है कि हम लोग पहले थ्योरी निकाल लेते हैं और थ्योरी निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसको सही है कि गलत है ये चेक करते हैं। हमने एक थ्योरी बनाया और थ्योरी बनाने के बाद हम चेक करते हैं ये थ्योरी सही है या गलत है। ओके, तो आज हम जो एक बहुत ही पॉपुलर जो ग्रुप है उसको फिनोमेनोलॉजी कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और इसका भी बहुत वास्ट एरिया है, लेकिन ब्रॉड सेंस में फिनोमेनोलॉजी क्या होती है। फिनोमेनोलॉजी या इसको परिघटना विज्ञान भी कह सकते हैं, हालांकि नाम में विज्ञान हिंदी में जुड़ जाता है लॉजी होने के कारण। घटना विज्ञान या परिघटना विज्ञान इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट में ये खड़ा हुआ है। और ये क्या बात करता है कि इसका जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है वो डायरेक्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस को फोकस करते हुए जो भी परिघटना हो रही है उसको समझने की कोशिश करता है, rather than focusing on external objective physically described reality। इसकी जगह पर वो क्या करता है कि जिस रूप में अभी ह्यूमन उस काम को करते हुए, जो ह्यूमन बीइंग है उस काम को करते हुए जिस तरह से एक्सपीरियंस कर रहा है उसको फोकस करने की कोशिश करता है। ये जो फिलोसफिकल अप्रोच है ये इंग्लिश एंड इंग्लिश के द्वारा, इनका नाम ही इंग्लिश एंड इंग्लिश है, इंग्लिश एंड इंग्लिश के द्वारा 1958 में दिया गया था। अब इसके कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, जो इसके फीचर्स हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला जो फीचर है वो कहता है उसको कहते हैं सब्जेक्टिव कंसिस्टेंस। फिनोमेनोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो सब्जेक्टिव यानी जिसका जो उस परिघटना का हिस्सा है वो उस परिघटना के को किस रूप से अनुभव कर रहा है उस पर फोकस करते हैं, यानी सब्जेक्टिव कंसिस्टेंस। वो उसको ऑब्जेक्टिफाई, अपने आप को उस चीज से दूर होकर के नहीं, उसमें अपने आप को इमर्ज करके, उसमें सबमर्ज करके अपने जिस तरह से उसको करने की कोशिश कर रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनके लिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि इस परिघटना के दौरान उस इंडिविजुअल के दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसको कैसे सोच रहा है, उसको वो इंटरव्यू के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंसेस, जो भी उसका अपने आसपास की चीजों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम लोग इमीडिएट एक्सपीरियंसेस करते हैं, है ना। जो चीज हमने देखा, कोई नई चीज देखी तो उसको उठाया उसको देखा, फिर उसके बारे में कुछ सोचा, है ना, उसके प्रति हमने जो क्या कुछ रिएक्ट किया, ये सारी चीजें उसके रिकॉर्ड में आएंगी, है ना। यहाँ पर कोई भी स्टेप जो है तो इनसिग्निफिकेंट नहीं है। जहाँ पॉजिटिविस्ट है उसके लिए उसने जो अपनी थ्योरी बनाई है उसके अलावा बाकी सारी चीजें इररिलेवेंट है, लेकिन जो फिनोमेनोलॉजिस्ट होगा जैसे वो उसके लिए सारे एक्शंस, हर इंडिविजुअल के जो जिनका वो स्टडी कर रहा है उसके इंडिविजुअल के सारे एक्शंस उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो क्यों कर रहा है,
क्यों उस तरह से बिहेव करता है। पार्टिसिपेंट के नॉलेज को अंडरस्टैंड करना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि उस सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में कोई पार्टिसिपेंट किस तरह से काम करता है, उसका सिचुएशन के बारे में उसके पास पहले से क्या नॉलेज अवेलेबल है, क्योंकि उसका भी नॉलेज उस घटना के दौरान, उस परिघटना के दौरान इवॉल्व करेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ऐसा जिसको पहले से सब कुछ मालूम है और सब कुछ जो है सो गाइड कर रहा है बैठ के। इवन जो सो कॉल्ड लीडर होगा, वो लीडर भी क्या है कि उसका इवोल्यूशन होगा। वो परिस्थिति को देखता है, लोगों को देखता है, क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, उसको वेट करता है, वे करता है कि तौलता है अपने आप को, परिस्थिति को तौलता है, बेस्ट सुटेबल सॉल्यूशन सोचता है। कई बार फेल होता है, कई बार पास होता है, कई बार सक्सेसफुल होता है। ये सारी चीजें होती हैं और ये कंटिन्यूअस डायनामिक वे में चलता रहता है। तो इंडिविजुअल का कैसे उसकी सोच बदलती रही, बढ़ती रही, आगे पीछे होता रहा, ये सारी चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है। मेरी आवाज क्या नहीं जा पा रही है? हेलो? ये सब क्लियर है। ओके। नहीं, कई लोगों को मुझे लग रहा है वो वीडियो वगैरह गायब होने। ठीक है। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात भी इम्पोर्टेंट है कि फिनोलॉजी में जो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, वो उसके अंदर ही कोई परिघटना हो सकती है और उसके मीनिंग को समझा जा सकता है। उससे बाहर निकाल के उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, तो आप उसको उसको कभी सही रूप में फिनोलॉजी के दृष्टिकोण से उसको नहीं समझ पाएंगे। एक्टिव कॉन्शियसनेस ये ये मानता है कि जो मीनिंग है ये कंटिन्यूअस दिया जा रहा है। किसी भी चीज को मीनिंग जो असाइन करना है, ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, पहले से मीनिंग नहीं दिया जाता है। जैसे आप एजुकेशन की बात करें, मान लीजिए कि 12th पास करने के बाद हायर एजुकेशन में क्या अडॉप्ट करना चाहिए, क्या करना मेरे लिए सुटेबल होगा या एक बच्चे के लिए सुटेबल होगा, ये निर्णय लेना है। अब ये निर्णय कैसे लिया जाएगा? हर एक परिवार में ये ऐसा नहीं है कि हर परिवार में या एज ए टीचर अगर आप बैठे हैं तो आपके लिए भी ऐसा नहीं कि आपके पास पहले से ही कुछ सक्सेस फार्मूला मालूम है आपको, आप हर को वो देते जाएंगे। आपके पास जो बच्चा आएगा, आप अपने बच्चे के साथ जो आपका इंटरेक्शन है उसके हिसाब से आप उस बच्चे को जांचेंगे, परखेंगे या उससे बात करेंगे और फिर आप उसको उसको अपना निर्णय देंगे। अब उसको आप अपनी सलाह देंगे। आपकी सलाह पर ऐसा नहीं है कि वो बच्चा उसको ब्लाइंड रूप से मान लेगा। वो संभव है आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, काउंटर क्वेश्चन करेगा, प्रोज एंड कॉन्स पूछेगा और उसके करने के दौरान में आपको लगेगा कि इससे हमने जो पहले सलाह दी थी उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप उसको एक दूसरा अल्टरनेटिव भी देते हैं। फिर और ज़्यादा डिस्कशन होने के बाद आप उसको तीसरा अल्टरनेटिव भी देते हैं। तो आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी बातचीत, इस तरह की बातचीत जहाँ आपसे कुछ कोई सुझाव मांगने आता है, तो वहां पर आप इनिशियली जिस बिंदु पर होते हैं, बात के खत्म होने पर बिल्कुल अलग बिंदु पर खड़े होते हैं कई बार। ऐसा नहीं कि पहली बार आपने जो बोल दिया आप अंत तक उस पर दृढ़ अड़े हुए हैं कि नहीं, हमने जो कहा है यही सही है, यही बात अंतिम है। ऐसा रेयर ही होता है। अधिकांश केस में बात होती है, अगर वो सामने वाला बातचीत करने वाला है तो, आपसे प्रश्न करने वाला है तो, वो अपनी आपसे आपकी बात पर उत्तर प्रत्युत्तर करने वाला है, तो ऐसा होगा कि आप उससे बात करते हुए जो एक कॉमन चीज है जिस पर आप लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में पुराने स्टैंड से बढ़ के कई सारे नए स्टैंड्स पर आ जाएंगे। हो सकता है एक दूसरे कंट्राडिक्टरी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप उसके सामने कई सारे अल्टरनेटिव रख देंगे जो कि इनिशियली आपको पता नहीं था कि अभी से 1 घंटे बाद हम इनको 1 घंटे के अगले 1 घंटे में हम इस व्यक्ति को क्या क्या
चीज़ें इसको बताने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें आप लें। यानी हमारा जो कॉन्शसनेस है, वो इसी तरह से काम करता है। हमें ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है, हम बताते हैं कि भाई इसको ये बच्चा साइंस ओरिएंटेड है, इसको सलाह क्या देना है, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 सलाह मेरे पास कंप्यूटर में फीड है साइंस एजुकेशन का, वो 5 सलाह निकल के आ गया, हमने उसको दे दिया, देखो भाई यही है, जैसे करना है करो। ऐसा नहीं। आप चर्चा करते हैं, बात करते हैं, एक-दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, दोनों लोग। और कन्विंस करते हुए हम लोग एक कॉमन डायरेक्शन में बढ़ते हुए हम लोग एक कॉमन ग्राउंड खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्टिव कॉन्शसनेस है ना? तो 2 टर्म आ गए यहाँ कॉन्शसनेस, एक सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस यानी ये मेरा कॉन्शसनेस है, आपका कॉन्शसनेस है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी एक पर्टिकुलर फिनोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से और हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से उसको समझ रहे हैं। हम लोग एक कॉमन ग्राउंड खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हम और आप दोनों की समझ बराबर हो जाए या कम से कम पैरेलल हो जाए। और फाइनली इसका जो है एक एसेंशियल स्ट्रक्चर होता है जो कॉन्शसनेस का कि अ, हर कॉन्शसनेस का एक अपना एसेंशियल स्ट्रक्चर होता है। अब एसेंशियल स्ट्रक्चर को अभी मैं ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगा। ये थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो इस पर हम लोग और विस्तार से बात करेंगे। अ, और ये चूँकि अलग-अलग जो फिनोलॉजिस्ट हैं, वो इसको अलग-अलग तरीके से समझते हैं। जैसे कि पुराने समय में फिनोलॉजी की बात करें तो एक बड़ा पॉपुलर उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई आदमी एक अंधेरी गुफ़ा में है, तो अंधेरी गुफ़ा में है, उसको बाहर निकलना है, तो पहले एक दिशा में बढ़ेगा, उसको आगे दीवार मिलेगी, फिर वो वापस आएगा, फिर दूसरी दिशा में बढ़ेगा, उसको फिर दीवार मिलेगी, फिर वो वापस आएगा। मैं वापस आने की बात इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ, गुफ़ा बहुत बड़ी है, आप कहेंगे कि दीवार पकड़े-पकड़े किसी दिशा में चलेगा तो उसको वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा वो करेगा, तो संभव है कि उसको बहुत बड़ा ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन वो कम समय चाहता है। तो वो क्या करता है, पहले एक डायरेक्शन में जाता है, नहीं मिला, तो उसको कम श्रम में उसको निकलना है। एक दिशा में गया, नहीं मिला, फिर वापस आया, फिर दूसरी दिशा में गया, नहीं मिला, वापस आया। ऐसे करके वो 4, 5, 10, 12, 15 ट्रायल लेता है और फिर वो उससे निकल जाता है। तो ये पूरी जो परिघटना हुई, जिसमें उसने वो लगातार कॉन्शियस है। अंधेरा होने के बावजूद वो डायरेक्शन के बारे में कॉन्शियस है। वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, जब वो वापस आ रहा है, तो फिर वापस उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। अंधेरा है लेकिन उसे पता है कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ। यानी अपने बॉडी के मूवमेंट के बारे में फुल्ली कॉन्शियस है कि मैं मेरा 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 बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब हम वापस आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम हैं, है ना? कंटीन्यूअसली वो कॉन्शियस भी है ना? इसलिए वो एक्टिव कॉन्शियसनेस है और सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और ये पूरी प्रक्रिया में क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग कहते हैं, आप सबने काफ़ी सुना होगा, ट्रायल एंड एरर स्ट्रक्चर। वन ऑफ द वेरी फेमस स्ट्रक्चर है कॉन्शियसनेस का। ट्रायल एंड एरर, किसी चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसको बार-बार कोशिश करते हैं और अ, असफल होते हैं, फिर कोशिश करते हैं, असफल होते हैं। ऐसा करते-करते एक बार सक्सेस हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि सक्सेस होने वाला तरीका क्या है। फिर उसको आप बार-बार करते हैं उस सक्सेस होने वाले तरीके को, फिर आपको ये समझ में आता है कि जिस तरह से हम करते हैं उसमें बहुत एनर्जी लग रही है, इसको और ज़्यादा हम लेस एनर्जी में कर सकते हैं, तो फिर आप उसको मॉडिफ़ाई करते हैं। फिर उसको आप उस तरह से करते हैं, फिर आपको लगता है कि अरे इसको और मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, उससे ये तो ऐसे करके आपका कॉन्सिस्टेंस जो है वो ट्रायल एंड एरर का एक स्ट्रक्चर है, उसके माध्यम से ये बढ़ता है। तो इस तरह से कंसिस्टेंस के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, जिसको लेकर के फिनोलॉजी काम करती है और वो बताती है कि ये जो पर्टिकुलर घटना हो रही है, ये किस स्ट्रक्चर में हो रही है, इसको समझने की कोशिश करती है। तो ये सब बातें थी इसमें हसल का नाम लिया जाता है, हसल को माना जाता है कि फाउंडर ऑफ फिनोमेनोलॉजी का फाउंडर माना जाता है, परिघटना विज्ञान का फादर माना जाता है। जो कि साइंस के फाउंडेशन से को अनकवरिंग करने में, उसको साइंस के फाउंडेशन को डिस्कवर करने में और उसके एवरीडे assumptions हैं, उसको चैलेंज करने में
वो विश्वास करते थे, जो हसल थे, और उन्होंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर वापस लाने की कोशिश की। यानी जैसे जो मॉडर्न साइंस है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस को अब ट्रू नहीं मानता है। अब डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात कहाँ आती है, जब एक रेल में चल बैठे आदमी के लिए और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी के लिए रेल से फेंकी गई चीज अलग अलग तरह से दिखती है, अलग अलग रूप में दिखती है, और वह उस अलग अलग तरीके से परसीव करता है। तो ऐसी स्थिति में जो एजम्पशंस है उसको उस रिलेटिविटी में समझना पड़ता है। तो इसलिए जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वहां पर उसको वापस लाने की बात करते हैं, बनस्पत की जो उसको इनडायरेक्ट करके ऑब्जेक्टिव वे में जानने की कोशिश की। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको बाद में पढ़ेंगे तो आपको कई और चीज़ें इसमें, जो चीज़ें हमने भी छोड़ दी हैं, बेसिकली इसलिए नहीं छोड़ी हैं कि मुझे ये लगता है कि ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। जैसे कि एक और सूज सूज का नाम दिया हुआ है कि जो जिन्होंने हसल के आइडिया को सोशियोलॉजी में और सोशल बिहेवियर को समझने के लिए अप्लाई किया, और उन्होंने ये कहा कि जो एवरीडे लाइफ में जो चीज़ें हम करते हैं, हम लोग उसका उसके मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम आज मुझे कॉलेज जाना है, तो मैं देखता हूँ बाहर निकल के कि मौसम कैसा है, क्या करना चाहिए, छाता ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, आज नाश्ता कहाँ करेंगे, नाश्ता में क्या होना चाहिए। एवरीडे लाइफ दो, हालांकि ये इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन हम एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोग अपना डिसीजन लेते हैं। आज मेरी 2 क्लास है, उस 2 क्लास के बीच में इतना समय बचेगा, उस बीच में मुझे क्या करना है। बहुत सारी बातें हम लोग सोचते हैं और करते हैं। तो एवरीडे लाइफ में जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो इसमें इम्पोर्टेंट होता है, और उसके हिसाब से हमारा डेली लाइफ का जो एक्टिविटी है वो डिफाइन होता है, और हम उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, और उस पर अ, अ, उसको हम उसका उसकी मीनिंग खोजते हैं, इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, या क्या इसके लिए, क्यों हमारे लिए क्या यूज हो सकता है उसका, उसको हम मीनिंग देने की कोशिश करते हैं। और अ, और उसमें हम लोग हमारा जो अपने एक्सपीरियंस में जो बेस्ट सक्सेसफुल है, जिसके लिए यहाँ एक टर्म यूज किया गया है आइडियल टाइप्स, कि आइडियली हमें क्लास में कैसे पढ़ाना है, इस चीज़ को, इस टॉपिक को कैसे पढ़ाना है। तो इस तरह के आइडियल टाइप्स हमारे हर चीज़ में है। अब इस रिसर्च करना चाहते हैं तो आइडियली हम क्या कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से आइडियल का मतलब ये कोई बाहर से दिया हुआ आइडियल नहीं है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में जो बेस्ट सुटेबल है वो हमारे लिए, मेरे लिए आइडियल आइडियल टाइप्स है। वो हमारे बिहेवियर को गाइड गाइड करता है। हाँ, तो ये सब चीज़ें, ये फिनोमेनोलॉजी है, जो कि मल्टीपल रियलिटी और डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट और सोशल ऑर्डर जिसमें हम रहते हैं, उसको समझने के लिए कंटिन्यूअस मीनिंग मेकिंग का जो प्रक्रिया है उस पर ही फोकस। ओके, सो दैट वाज इट। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो बताइए।